हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज से हम लोग बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं, जो कि केबीसी नैनो बुक से होगा। दोस्तों, इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे और दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट अब आपको बिहार दरोगा का चलाया जाएगा। नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही आने वाला है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इस बुक में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन दिया हुआ है, दरोगा के सिलेबस के अनुसार दिया हुआ है। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे हम लोग पेंडेमिक कहेंगे। जब किसी रोग का प्रकोप कुछ समय पहले की अपेक्षा बहुत अधिक होता है तो उसे महामारी या जानपदी रोग कहते हैं। और महामारी किसी एक स्थान पर सीमित होती है, किंतु यदि यह दूसरे देशों और दूसरे महाद्वीपों में भी फैल जाए तो उसे सार्वदेशिक रोग कहते हैं, जिससे यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर दे रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारा। पारा जो है यह आपको सबसे भारी धातु है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 3 में आपको दे रहा है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोनेट गटर को सोडा वाटर कहते हैं और इसमें मिनरल वाटर में सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम सल्फेट जैसे विटामिन पदार्थ घुले रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति स्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन के। विटामिन के को हम लोग नैप्थोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं और यह कृत में प्रोथ्राम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है। यह चोट पर रक्त थक्के के जमने के लिए आवश्यक होता है तथा प्रति स्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत अच्छा है और दोस्तों आप लोग डेली चलाया जाएगा दरोगा का प्रैक्टिस सेट, तो आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस सेट दें। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रहा कि कास्मिक किरणें। कास्मिक किरणें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आवेशित कण है। कास्मिक किरणें आवेशित कण है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन के द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यकृत। यकृत जो है प्रभावित होता है। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोग का स्कोर कितना आ रहा है। इसमें आपको कट ऑफ इसमें रहेगा 65 आप लोग को अगर आ रहा है तो आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रहा है कि केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोटेशियम और सोडियम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में दे रहा है कि डैश के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंजियोस्पर्म्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रहा है कि थर्मस प्लॉसक का रजतित तल ऊष्मा के अंतरण को रोकता है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनमें से सभी से, यानी कि विकिरण से, चालन से और संवहन से।
थर्मस प्लास्क की दीवारें शीशे की दो परतों से बनी होती है तथा दोनों दीवारों के बीच की हवा निकालकर वहां निर्वात उत्पन्न कर दिया जाता है और प्लास्क को टीन के एक डिब्बे में कॉर्क के टुकड़े के ऊपर रखकर चारों तरफ छोटे छोटे कॉर्क के टुकड़े लगा दिए जाते हैं। जब इस प्लास्क में किसी गर्म या ठंडी वस्तु को रखा जाता है तो उस पर बाहरी किसी प्रभाव का असर नहीं होता है और चालन, संवहन और विकिरण तीनों प्रकार के ऊष्मा का आना जाना रुक जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में दे रहा है कि साधारण नमक जो हम हर दिन खाते हैं उसमें है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए यानी कि NaCl होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रहा है कि उपग्रह का उपयोग किया जाता है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टेलीविजन के लिए। उपग्रह का उपयोग टेलीविजन के लिए किया जाता है। उपग्रह संचार के लिए सूक्ष्म तरंग विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे रहा है कि एक त्रिआधारीय अम्ल का अणु भार 176 है, इसका समतुल्य भार होगा। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 58.66। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम स्टैटिक जीके का भी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, आप लोग उसे भी जा करके देखिएगा तो आप लोग का स्टैटिक जीके से कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे आपको उससे ज़रूर उससे आएगा, यानी कि आपका छूटने वाला नहीं है स्टैटिक जीके। तो आप लोग स्टैटिक जीके भी जा करके ज़रूर देखें। और दोस्तों हम टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, पॉलिटी का, उसके बाद हिस्ट्री का, उसको भी जा करके आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दे रहा है कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संयोजकता से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा इसमें कुछ टॉप दिया हुआ है, तो टॉप क्वेश्चन कुछ है इसीलिए हम कट ऑफ 65 इसमें रखे हुए हैं। 65 आपको जनरल ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस और सबों के लिए इसमें 60 कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस के लिए 60 और ओबीसी जनरल के लिए 65। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दे रहा है कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओ वर्ग के रक्तदाता। ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्ति किसी भी ग्रुप के व्यक्ति को रुधिर दे सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता ग्रुप कहा जाता है। और ए बी एक होता है, ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी भी ग्रुप के रुधिर ले सकता है, इसलिए इसे सर्वग्राही ग्रुप कहा जाता है। इसको सर्वग्राही कहा जाता है और ओ को कहा जाता है सर्वदाता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रहा है कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको आयरन के प्रबल स्रोत है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की। भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, वीरेंद्र कुमार घोष और पुलिन बिहारी। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1899 में मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था, जिसे वर्ष 1904 में वीडी सावरकर ने नाम परिवर्तित कर अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित कर दिया था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह चौथ के नाम से जाना जाता है। चौथ सुरक्षा के लिए मराठों के द्वारा वसूला जाने वाला यह आपको कर था। शिवाजी ने अपने आय में वृद्धि करने के लिए
चौथ एवं सरदेशमुखी को एकत्रित करने की प्रथा को आरंभ किया था और यह दोनों कर उनकी आय के प्रमुख साधन थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ बता देते हैं इसके बारे में। बाद में यह कर उनके राज विस्तार में भी सहायक सिद्ध हुआ। ये पड़ोसी राज्यों की सीमाओं और नगरों से अथवा उनके प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों से वसूल किए जाते थे। चौथ उस प्रदेश अथवा नगर की वार्षिक आय का 1/4 भाग और सरदेशमुखी उस प्रदेश अथवा नगर की आय का 10वां भाग होता था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में दे रहा है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1526 ईस्वी में। बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई जो था 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दे रहा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको कनिष्क के राज्य में प्राप्त हुआ। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न जो चौथी बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान शाखा के रूप में हुआ था और महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्जन। द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक लॉर्ड कर्जन की रचना है। लॉर्ड कर्जन 6 जनवरी 1899 से 18 नवंबर 1905 तक भारत के गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में दे रहा है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में दे रहा है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किए थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत यात्रा आया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को रजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान में प्रतिपादित किया था। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बलबन इल्तुतमिश का दास था और यह 1266 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन ने चहलगानी की समाप्ति की तथा राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दे रहा है कि नाउ आर नेबर पैम्पलेट किसने लिखा। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको रहमत अली के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में दे रहा है कि दीवान अर्ज विभाग संबंधित था। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको रक्षा विभाग से संबंधित था। सल्तनत काल में आरिज ए मुमालिक एक आपको था, आरिज ए मुमालिक के विभाग को ही दीवान अर्ज कहा जाता था और इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी और आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। दीवान ए इंसा का संबंध शाही पहचान से था। वित्त विभाग का संबंध दीवान मुस्तखरात से था और इस विभाग की स्थापना का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में दे रहा है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था।
27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नान्यदेव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में आपको दे रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उग्रवादी दल पर चुनाव लड़ा था। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर आपको चुने गए थे और इन्होंने अपना काफ़ी समय इंग्लैंड में बिताया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। दे रहा है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त की विजय गाथा से प्रभावित होकर बीए स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में दे रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद कुमारगुप्त प्रथम शासक बना जिसका कार्यकाल 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक था और उसने दसपुर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया तथा नालंदा में एक विहार की स्थापना भी करवाई और आगे चलकर नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सब में दिया हुआ है, आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखें। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छदम नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पीर मोहम्मद मुनीस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। दे रहा कि कलहन की पुस्तक का नाम क्या है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज तरंगिणी। कश्मीर के प्रसिद्ध संस्कृत कवि एवं इतिहासकार कलहन ने अपनी पुस्तक राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का तिथिवार एवं व्यवस्थित उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर 33 में कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जमींदारों के साथ। अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी प्रथा भी कहते हैं और सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया और 1790 में कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था को लागू किया और आपको 1793 ईस्वी में इस व्यवस्था को बंगाल बिहार एवं उड़ीसा में अस्थायी कर दिया गया और कालांतर में इसे उत्तर प्रदेश बनारस और उत्तरी कर्नाटक में भी लागू किया गया। अस्थायी भूमिकर व्यवस्था तत्कालीन ब्रिटिश भारत की लगभग 19% भूमि पर लागू की गई थी और जमींदारी किसान से वसूले गए लगान का 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा करता था तथा शेष 1/11 भाग अपने खर्च परिश्रम और दायित्व के लिए अपने पास रख लेता था। दोस्तों इससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम बता दिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में दे रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 1858 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको दे रहा है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। भारत में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1868 में राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाए थे और उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय का अनुमान लगभग 20 रुपया लगाया था और इन्हें भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। और इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा भारत के धन की निकासी की ओर सभी भारतीयों का ध्यान आकृष्ट किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको दे रहा है कि
निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन करना है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले आपको हो जाएगा कोलकाता, उसके बाद शिमला, उसके बाद पुणे और अंत में नई दिल्ली हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना 1875 में की गई थी, जिसका मुख्यालय कलकत्ता था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और वर्ष 1905 में मुख्यालय शिमला स्थानांतरित कर दिया गया और वर्ष 1928 में पुणे तथा 1944 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 37 में आपको दे रहा है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सागरीय महासागर। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को वर्ष 1935 में सर्वप्रथम एजी टॉन्सले के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इनके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना जैविक एवं अजैविक घटकों से होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में दे रहा है कि धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज होता है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 दे रहा है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स किरणें की। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोंडवाना क्रम। गोंडवाना कोयला 3 भूवैज्ञानिक शैल समूहों तथा करहरबारिस, बराकोर और रानीगंज से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 में आपको दे रहा है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेखहिया से। लेखहिया से सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, उद्योग है और उसका स्थान है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूती वस्त्र जो डेट्रोइट दे रहा है यह आपका सही सुमेलित नहीं है। सूती वस्त्र जो है ओसाका कावे। सूती वस्त्र कहाँ हो जाएगा, ओसाका कोवे हो जाएगा, जो कि यह सुमेलित नहीं है। कागज ओंटेरिया सही है। रासायनिक टेक्सास और मोटर कार नागोया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में दे रहा है कि निम्नलिखित बांधों में कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजघाट बांध। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में दे रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 दे रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बड़े देशों के लिए आदर्श। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यह आपका सही नहीं है। त्वरित निर्णय, लचीलापन है और कानून की एकरूपता है, लेकिन बड़े देशों के लिए आदर्श जोन है यह आपका सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरसों। सरसों जो है यह खरीफ फसल नहीं है। कपास, मूंगफली एवं मक्का जो है खरीफ की फसल है, जबकि सरसों यह रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 47 में दे रहा है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति क्या है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोंड। गोंड जो है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। दोस्तों अभी वर्तमान में आपको भील हो गया है। भील जो ऑप्शन ए में दे रहा है यह आपको सबसे बड़ी जनजाति हो गया है।
आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा 47 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान जो है यह आपका भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में दे रहा है कि राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50, दे रहा है कि भारत में यरलुंग जंगमो नदी को किस नाम से जाना जाता है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यरलुंग जंगमो नदी के नाम से जानी जाती है। इसे तिब्बत में सांगपो भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में दे रहा है कि लार किसके पाचन में मदद करती है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च के पाचन में मदद करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, यह आपको एलसीएम से यह क्वेश्चन दिया हुआ है, दे रहा है कि इतना के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात ज्ञात करना है। तो 5, 25, 30 का आपको बताना है लघुत्तम और महत्तम। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30:1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53, दे रहा है कि भारत में कोर उद्योग क्या है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह इनमें से सभी है। विद्युत है, कोयला है और पेट्रोलियम पदार्थ, यह सभी कोर उद्योग है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, दे रहा है कि निम्न में कौन से दो परोक्ष कर है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिक्री कर एवं उत्पाद शुल्क जो है यह दोनों परोक्ष कर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कर दो प्रकार के होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर, निगम कर, संपत्ति कर आता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत बिक्री कर और उत्पादक शुल्क आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में दे रहा है कि भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड। नाबार्ड जो है औद्योगिक वित्त का आपको स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में औद्योगिक वित्त प्रदान करने वाली कुछ संस्थाएं हैं, उसके बारे में बता देते हैं। IDBI, IFCI, ICICI, सिडबी, UTI, LIC, GIC। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में दे रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा था। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और यह चौथी पंचवर्षीय योजना जो था 1969 से 74 के दौरान वस्तुओं की कीमत स्तर में कमी आई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 में आपको दे रहा है कि वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जसलीन कौर जोसन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58, दे रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैरोटीन। कैरोटीन के कारण जो है गाय के दूध का रंग पीला होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में दे रहा है कि निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति कब मिली। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1993 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में दे रहा है कि विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आर्थिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61, दे रहा है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बढ़ता जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, दे रहा है कि भारत में सबसे पुराना बृहत्तर उद्योग है।
62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। दे रहा है कि टॉर्नेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः उठती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। दे रहा है कि खट्टे दूध में होता है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका इसमें स्कोर कितना हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक था। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फूले। और ज्योतिबा फूले जो थे यह सत्यशोधक समाज के स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। दे रहा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह बाबा फरीद के शिष्य थे। भारत के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने 12वीं शताब्दी में चिश्तिया सिलसिले की स्थापना की और बाबा फरीद मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे और बाबा फरीद के शिष्य शेख निजामुद्दीन औलिया थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 में दे रहा है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1956 में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 68 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 तक में। और मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोकसभा का सदस्य। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में कुछ विचार करने वाला प्रश्न दिया हुआ है। दे रहा है कि लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। यानी कि इसमें लोगों के द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है और प्रत्येक मत का मूल 1 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। दे रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा CRR में वृद्धि से 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा है कि भुगतान संतुलन में निहित होता है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण तीनों होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। दे रहा कि मौद्रिक नीति निर्माण भारत में कौन करता है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी RBI के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 74 में दे रहा है कि धान के खेत से निकलने वाली गैस है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीथेन गैस। इसका फॉर्मूला होता है CH4। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75। दे रहा है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल में। भारत में केरल में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है और 1 जून तक मानसून केरल में पहुंच जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। 76 में दे रहा है कि महात्मा बुद्ध निम्न में से क्या नहीं मानते थे। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ईश्वर की सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ईश्वर की सभ्यता को नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म मूलतः
अनिश्वरवादी हैं, क्योंकि इनमें ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल आधुनिक भारत का निर्माता भी कहलाता है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में दे रहा है कि गांधी जी ने दांडी अभियान चलाया था। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नमक कानून तोड़ने हेतु। नमक कानून तोड़ने हेतु महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से अपना ऐतिहासिक दांडी यात्रा आरंभ की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में दे रहा है कि गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुभद। गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम वर्ष में अपने शिष्य चुंद के घर पावा पहुँचे। उसके यहाँ शुकर माधव नामक भोज पदार्थ खाने से उनका अतिसार रोग हो गया। उसके बाद गौतम बुद्ध पावा से कुशीनगर चले गए और यहाँ पर सुबोध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 81 में दे रहा है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको दे रहा है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में आपको दे रहा है कि फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक खैराती अस्पताल था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको रोगियों की चिकित्सा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में दार उल सफा अथवा खैराती दवाखाना की स्थापना की। इसमें रोगियों की निःशुल्क चिकित्सा और भोजन की व्यवस्था थी, जबकि दीवान खैरात जो था एक दानशाला था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 84 में आपको दे रहा है कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम हॉकिंस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86। दे रहा है कि समुद्र मार्ग से अफ्रीका के चारों ओर की यात्रा करते हुए भारतवर्ष के पश्चिमी समुद्र तट पर पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह वास्को डी गामा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में आपको दे रहा है कि 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1942 ईस्वी में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था और इसी सम्मेलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कराची अधिवेशन 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह आपको 45वां अधिवेशन 1931 में कराची में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89। दे रहा है कि किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है।
89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी चिरोल के द्वारा कहा गया था। लंदन टाइम्स के संवाददाता वैलेंटाइन चिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। इसी कारण तिलक चिरोल के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा लड़ने इंग्लैंड भी गए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में आपको दे रहा है कि माउंटबेटन योजना आधार बनी। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देश के विभाजन की। माउंटबेटन योजना जो था यह 3 जून 1947 को देश के विभाजन का आधार बनी और इस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 91 में दे रहा है कि 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 महीने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 दे रहा है क्वेश्चन नंबर 92 में कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कौन संबंधित था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस रानाडे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी तथा 1984 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई और भारतीयों में शिक्षा प्रसार और अज्ञानता के विनाश के उद्देश्य से रानाडे ने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और बाद में इसका नाम पुनः फर्ग्यूसन कॉलेज कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में दे रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी। 93 का राइट आंसर हो जाएगा, आपको बताना है 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर टीबी सप्रू। सर टीबी सप्रू, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 94 में आपको दे रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर शंकर नायर। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 दे रहा है कि किसी जगह का स्थानीय समय 6 प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि GMT 3 प्रातः है, तो उस जगह का देशांतर रेखा क्या होगी। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 45 डिग्री पूर्व हो जाएगा। 96 में दे रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 97 में दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पनानगुडी तमिलनाडु। पनानगुडी तमिलनाडु में स्थित है जबकि अन्य स्थान प्रदत्त राज्यों में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98। 98 में दे रहा है कि निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुअरी बनाती है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तापी नदी। भारतीय नदियों में अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा, तापी और माही एस्चुअरी का निर्माण करती है और अन्य नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 99 में आपको दे रहा है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपका हो जाएगा, दे रहा है कि आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमा कर। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए था, जो कि यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। दोस्तों यह आपको रहमान सर का जो नया बुक आया हुआ है उसी से हम लेकर आए हुए थे। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।